नमस्कार। इस वक्त हम बाराबंकी में हैं और बाराबंकी की जो सियासी आबो हवा है वो इस बार थोड़ी बदली सी नज़र आ रही है। यूँ तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। 4 चरणों के मतदान पूर्ण हो गए हैं, 3 चरण के मतदान बाकी और 5वें चरण में बाराबंकी में भी मतदान होना है। लखनऊ से सटी हुई सीट बाराबंकी को अवध की प्रमुख सीटों में एक माना जाता है। अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित बाराबंकी सीट पर प्रत्याशियों की अपनी अपनी चुनावी रणनीति है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच इंडिया गठबंधन से एक युवा चेहरा जीत और हार के बीच संघर्ष कर रहा है। नाम है तनुज पुनिया। तनुज पुनिया का परिचय राजनीति में कुछ अलग है। इनके पिता पीएल पुनिया 2009 में कांग्रेस से ही बाराबंकी से लोकसभा सांसद चुने गए। वो पूर्व में एक बड़े अधिकारी भी रहे और सांसद के रूप में 5 वर्षों तक बाराबंकी में वो जनता के बीच बने रहे। देश की राजनीति में पीएल पुनिया का एक बड़ा नाम है और उनके बेटे तनुज पुनिया बाराबंकी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा है बाराबंकी का मिजाज और किस तरह की चुनावी तैयारियां हैं इंडिया गठबंधन की, क्योंकि सामने बीजेपी है और बीजेपी ने यहाँ मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत को चुनावी मैदान में उतारा है और ये भी माना जाता है कि रावत वर्ग यहाँ पर बेहद प्रभावी है। तो किस तरह से निपटने की तैयारी है इंडिया गठबंधन की और क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में, बातचीत करेंगे तनुज जी से। तनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जी भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल मेरा है, बाराबंकी चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों ने चुना, आपके पिताजी भी यहाँ से सांसद रहे, कैसी है बाराबंकी की आबो हवा? बाराबंकी की आबो हवा बहुत अच्छी चल रही है। इस समय पूरी की पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। जो हमारे किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, वो सब ये चाहती हैं कि बदलाव हो और बदलाव की लहर लगातार, मैं क्षेत्र में जो निकल रहा हूँ तो बदलाव की लहर एक दिख रही है बाराबंकी में और लोग चाहते हैं कि जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर काबिज है वो हट जाए और इस बार इंडिया गठबंधन जीत जाए। क्या कारण है कि लोग बदलाव चाहते हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आपकी बातों में कन्विंस हो रही है और कह रही है कि हाँ बदलाव चाहिए? वो क्या कारण है? देखिए, कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक पेपरमिंट की खेती होती है। ये 10 साल पहले तक इसकी रेट आपके जाते थे 2000 1800 1600, इससे नीचे नहीं रहते थे। हो जाते थे, नीचे भी हो जाते थे, लेकिन लोग अगर हफ्ते भर इंतजार कर लेते थे तो बढ़ जाते थे दाम, तो लोगों को अच्छा खासा फायदा हो जाता था। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से वो 1000 के ऊपर नहीं जा रहा है। अभी इस समय भी 900 के आसपास ही है। तो ऐसे में किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा। ये स्पेसिफिक हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ऊपर से जो कई सारे काम हैं, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ रहे, उन्होंने जो बड़े काम होने चाहिए थे जनहित के, वो नहीं कराए। हमारे यहाँ स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, स्वर्गीय राम सेवक यादव जी ने बहुत सारे काम करवाए और उन्हीं के दिशा निर्देश पे चलते हुए हमारे डॉक्टर पीएल पुनिया साहब, मेरे फादर जो है, उन्होंने भी बहुत सारे बड़े बड़े काम यहाँ करवाए हैं। और पिछले 10 साल में कोई भी काम ना होने से यहाँ की जनता बहुत नाराज है और वो ये चाहती है कि इस बार बदलाव हो, रोजगार के लिए बदलाव हो, किसानों के लिए कुछ बदलाव हो, हमारे महिलाएं भी चाहती हैं कि जो है बदलाव हो सीट में। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, वो फेल होती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी का जो आत्मविश्वास है तनुज जी, जो उनकी यूथ लीडरशिप है, जो उनकी ओबीसी लीडरशिप है, जो उनकी दलित लीडरशिप है, हम बात दलित लीडरशिप की करेंगे क्योंकि ये अनुसूचित वर्ग का एक प्रभावशाली जिला माना जाता है और सीट भी आरक्षित है। वो अपने नारों में 80 पार 400 पार का नारा दे रहे हैं और आप लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि 400 पार इसलिए क्योंकि उन्हें संविधान बदलना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक पीसी की लखनऊ में, उन्होंने कहा कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। ये 80 और 400 का जो नारा है, क्या ये आप लोगों के मनोबल को, आपके कार्यकर्ताओं के मनोबल को कमज़ोर नहीं करता है जब इस तरह के नारे सत्ता पक्ष की ओर से आते हैं? देखिए, नारों में तो ये माहिर पार्टी है। शुरुआत में इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे।
वो भी इनका फर्जी साबित हुआ। 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएगा, ये भी इनका फर्जी साबित हुआ। तो वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल नारे देती है माहौल बनाने के लिए, टीवी पे चलाने के लिए, और कैची जो नारे होते हैं बनाने में सक्षम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये 150 भी पार कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ख़ास तौर से यहाँ बाराबंकी ज़िले में तो काफ़ी पिछड़ती नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से जो रुझान बन रहे हैं, जिस तरह से, और आप दलित और ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर ओबीसी और दलित आज इंडिया गठबंधन के साथ यहाँ पे नज़र आएगा आपको, अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तो सीधे सीधे आप देखेंगे। और यही नहीं, हर वर्ग का व्यक्ति, स्वर्ण भी जुड़ रहे हैं, हर वर्ग का व्यक्ति जो है इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना चाहता है। वो, जैसा मैंने पहले ही भी कहा था कि जो है ये जनता चुनाव लड़ रही है, ये कोई चेहरा या कोई पार्टी या कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन के लिए। तनुज जी, ये बताइए कि जब बीजेपी एक तरफ जहां ये कहने पे तुली हुई है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां शामिल हो राम विरोधी हैं, और जब तनुज पुनिया नामांकन करने जाते हैं तो उनके गले में राम का पट्टा होता है, राम नाम के एक उस साथ जाते हैं, इसका क्या उद्देश्य था और इससे क्या कुछ प्रभावित होगा चुनाव में, या कुछ क्या होने वाला है, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, उद्देश्य कुछ नहीं था। वो लोग राम के नाम की राजनीति करते हैं। हम लोग असली में राम को मानने वाले लोग हैं। जाने से पहले नामांकन में जाने से पहले मंदिर गए थे, वहाँ पे पंडित जी ने जो है प्रसाद स्वरूप जो है वो रामनामी दी थी। तो उसी को देखते हुए, उसी को पहने हुए नामांकन करने गए हम लोग। तो वो तो इत्तेफाक की बात है कि आप लोगों ने नोटिस कर लिया कि वो लगी हुई है, बाकी मेरे ध्यान में भी नहीं था, क्योंकि वो प्रसाद मिला था वो मंदिर से, तो उसको पहनना जरूरी था उस समय। तो इसीलिए अब हम लोग राम की राजनीति नहीं करते हैं, नाम की राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति करना धर्म के नाम पे और मंदिर के नाम पे और भगवान के नाम पे, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम लोग जो अपना धर्म है वो अपने तक रखते हैं, सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, शाम को आके मत्था टेक के सोते हैं। तो ये यही जो स्थिति है जी। तो क्या बीजेपी की लैंग्वेज में जवाब देने के लिए आपने राम नाम का पटका पहना? क्योंकि अयोध्या यहाँ से महज चंद कदम की दूरी पर है। भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, बहुत सारी राजनीति भी हुई। आप लोगों पर भी आरोप लगा कि कांग्रेस नहीं आई, हालांकि कांग्रेस पहले ही दर्शन करने अजय राय के साथ कांग्रेस का कुनबा पहुंचा। जब इतनी कम दूरी हो अयोध्या से और इतना पूरा एक राम नाम की गूंज राजनीति में सुनाई दे, मन से सुनाई दे, सीएम हो पीएम हो हर कोई राम का नाम ले रहे हैं, और एक प्रकार से उपलब्धि जैसी बताई जा रही है, सरकार की उपलब्धि। तो इस बदले हुए परिवेश में और इस तरह के माहौल में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, जिसके ऊपर तमाम सारे आरोप हैं कि आप रामद्रोही हैं, राम विरोधी हैं, कैसे जनता के बीच में आप अपनी बातों को रखते हैं? जनता के बीच में पहुंच के अपनी बात को रखते हैं। जनता के बीच में जाते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, और कोई भी जनता में ये नहीं कहता नज़र आ रहा, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग राम विरोधी हैं। हम लोग तो लगातार जा रहे हैं क्षेत्र में, किसी के मुंह से हमने नहीं सुना या किसी अन्य व्यक्ति ने हमसे ये नहीं कहा कि वो फलाने कह रहे थे कि आप राम विरोधी हैं। लेकिन जो है क्या नाम है, जहाँ तक राजनीति की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से राजनीति करती है, अपने मंदिर के नाम पे, अपने भगवान के नाम पे। तो हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते हैं इस बात में। तो एक्सप्लेन भी मैं कर रहा हूँ, तो ये भी एक राजनीति का हिस्सा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है सवाल, इसलिए उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक बात है कि मंदिर अभी तक नहीं गए, तो मैं स्वयं था उस प्रतिनिधि मंडल में जिसमें अजय राय जी गए थे मंदिर दर्शन करने। हम लोग दोनों गए थे, सब लोग गए थे, सीएलपी लीडर भी थी, सरजू नदी में स्नान करके और जो है दर्शन भी हुए हैं। और जहाँ तक बाकी लीडरशिप का सवाल है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मंदिर पूरी तरह नहीं बनेगा तब तक ना शंकराचार्य जाएंगे चारों और ना हम लोग जाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं शंकराचार्य जो है वो हमारे धर्मगुरु हैं, तो उनका जाना, उनका ना जाना ये बताता है कि जो जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है वो गलत है। तो जब वो गलत है तो फिर हम गलत का हिस्सा नहीं बन सकते ना, गलत चीज़ का हिस्सा। तो जब ये पता चलेगा कि मंदिर पूर्ण रूप से बन गया है, शंकराचार्य जाएंगे, अपनी पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ दर्शन करने जाएंगे।
देश के पीएम आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 तारीख को आना हुआ था, फिर 17 को हुआ, उसके बाद 18 तारीख को आपके नेता राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। जी। और आप लोगों ने ऐसी जगह पे जनसभाएं उनकी करने की सोची है जहां पे पहले से एक मंत्री और एक विधायक का गढ़ है। तो क्या कुछ सोचकर, क्या कुछ उद्देश्य है, और कैसे क्या कुछ इसको देख रहे हैं राहुल गांधी की इस यात्रा को? देखिए, सबसे पहले सवाल तो आपका उसका जवाब दे दूं कि पहले 15 तारीख को था, लेकिन जिस तरह से उनकी रैलियां जा रही हैं, जिस तरह से भीड़ नहीं आ पा रही है उनकी रैलियों में, तो उससे स्पष्ट है कि रुझान बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और 15 तारीख को कैंसिल करना ये भारतीय जनता पार्टी का डर बताता है कि वो तैयारी नहीं कर पाए हैं, उन भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। भले ही वो संयुक्त रैली हो मोहनलालगंज और बाराबंकी की मिला करके, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर कि वो कर पाए 15 तारीख तक, इसीलिए वो आगे बढ़ा करके 17 तारीख रखी गई है। उसके अलावा अगर आप अभी भी देख लें तो योगी आदित्यनाथ जी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी रैली हुई, उनसे 3 गुनी भीड़ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की रैली में थी। और आज जब उप मुख्यमंत्री आए हैं तो उसमें जो प्रांगण था उसमें अलग अलग जगह बसें घुसेड़नी पड़ी, गाड़ियां डालनी पड़ी ग्राउंड में ताकि भरा भरा लगे, तो वहां भी भीड़ नहीं हो पाई। उसी के अपोजिट में हमारा कार्यक्रम हुआ रामनगर क्षेत्र में, उसमें इतनी भीड़ थी, लोग स्वयं का खर्चा करके, मोटरसाइकिल का खर्चा करके और आए, तो कि तो पूरा ग्राउंड भर गया और लोग बाहर भी इतने थे कि ग्राउंड में जगह नहीं बची। तो ये दिखा रहा है कि जनता किस तरह से इंडिया गठबंधन के समर्थन में है आज। और जहां तक राहुल जी की रैली का सवाल है, वो 18 तारीख को हैदरगढ़ विधानसभा के अंतर्गत कोठी में है। कोठी के पास मदारपुर एक गांव पड़ता है, उसमें है। तो वहां पे जाहिर सी बात है कि मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और बगल में ही रहते हैं उनके मौजूदा मंत्री, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता आज हमारा साथ दे रही है। चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री जी हों, उनका ज़्यादा असर जनता पे नहीं पड़ेगा। जनता ने मान लिया है, सोच लिया है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। वो अपनी स्वेच्छा से, अपने साधन से वहां पे पहुंचेंगे और राहुल जी की रैली 18 तारीख को सुपर हिट होने वाली है। जी। अच्छा पुनिया जी, ये बताइए कि बीएसपी एक बड़ा फैक्टर हुआ करती थी कभी दलित राजनीति में, और प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें, 80-86 लोकसभा सीटें हैं, जो विधानसभा सीटें, माफ़ करिएगा, जो बड़ी संख्या में आरक्षित थी, वहाँ बीएसपी का दबदबा होता था। 2012 के बाद बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया, लेकिन इस बार के चुनाव में बीएसपी गेम चेंजर इस वजह से है क्योंकि वो अपने टिकट को जारी कर रही है, फिर टिकट चेंज कर रही है, समीकरण बदल रहे हैं, बन रहे हैं। दलित राजनीति और बाराबंकी की राजनीति, अगर दोनों की तुलना की जाए तो बीएसपी कहाँ है, और क्या बीएसपी इंडिया गठबंधन को डैमेज दे रही है? देखिए, बीएसपी का जहाँ तक सवाल है, माननीय काशीराम जी ने बहुत मेहनत करके इस पार्टी को खड़ा किया था, और भी लोग थे जिन्होंने साथ में मिलकर के एक मिशन के तहत ये पार्टी खड़ी की थी। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि आज वो जो जनता से सीधे कनेक्ट होना चाहिए था, जो जनता से सीधे आज जो जनता से सीधे संपर्क होना चाहिए था, मुद्दों पे वो होनी चाहिए थी, जो मिशन की बात जो थी, वो कहीं ना कहीं आज खो गया है मिशन। तो जाहिर सी बात है कि जनता भी सोचती है कि कब तक हम लोग साथ दें, कब तक हम लोग करें। और दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो लगातार संपर्क में हैं, लगातार चाहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं, दलित समाज के लिए करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे हमसे टच में पहले से लोग थे, लोग चाह रहे थे। लेकिन जो है अब मौजूदा समय में, जिस समय भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान पे हमलावर है, लगातार वो कह रही है संविधान को ख़त्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, उनके नेता कह रहे हैं, सांसद कह रहे हैं, उनके पदाधिकारी कह रहे हैं आरएसएस के कि बदल देंगे, तो ऐसे में उनको सिर्फ एक उम्मीद नज़र आती है, वो है इंडिया गठबंधन। तो जहाँ तक डैमेज की बात है, तो जो कोर वोट बैंक है भारतीय बहुजन समाज पार्टी का, वो कोर वोट बैंक जो है वो आज ख़त्म हो चुका है, वो धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये साफ साफ दिख रहा है आज, क्योंकि जब अगर संविधान नहीं रहेगा तो फिर दलित वर्ग के लिए तो कोई जगह नहीं होगी बैठने के लिए।
जी तनुज जी, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की जो भीड़ है आपकी रैलियों में, बता रहे हैं कि लोग अपने पैसे खर्च करके आप जगह जगह पहुंच रहे हैं, अगर जनता का साथ और विश्वास और प्यार और आशीर्वाद सब आपको मिला तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी बाराबंकी के लिए? पहली प्राथमिकता हमारी तो होगी जो अधूरे काम हैं, जो बचे हुए हैं माननीय पीएल पुनिया जी के कार्यकाल से, वो पूरा करना है। जैसे कि ट्रॉमा सेंटर जो बनाया गया था, वो बिल्डिंग बनी थी, माननीय अखिलेश यादव जी का भी उसमें योगदान था। तो वो ट्रॉमा सेंटर आज इमरजेंसी कमरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है और उसमें सारी मशीनें हैं, सारे कमरे हैं, सारी फैसिलिटी है, लेकिन नॉर्मल इमरजेंसी की तरह उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो उसको संचालित कराना ताकि लोगों को बार बार रेफर ना करना पड़े लखनऊ। इसके साथ बंकी में एक ओवरब्रिज है जो बनवाई गई थी देवा रोड पे, उसके नीचे एक अंडरपास का निर्माण होना था, प्रस्ताव भी था। तो वो अंडरपास जो है वो अभी तक बना नहीं है, 10 साल के ऊपर हो गए। तो वो अंडरपास बनाना है। फिर नए कामों में एक हमारा पुराना एक किंतूर का आईटीआई खुला हुआ है, वो आईटीआई खुला हुआ है, उसमें आपको बिल्डिंग बनी है लेकिन पढ़ाई कहीं और होती है, तो उसको दोबारा चालू कराना। तो ये अधूरे काम सबसे पहले होने हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बताया पेपरमिंट को जो है एमएसपी के अंतर्गत लाना, कि 2000 2500 कम से कम उसका समर्थन मूल्य हो। इसके साथ नए ओवरब्रिज, एक बंकी का ओवरब्रिज बनवाना है, एक हैदरगढ़ में, एक फतेहपुर में ओवरब्रिज का निर्माण कराना है, रोजगार के लिए व्यवस्था करानी है। तो और बुड़वल शुगर मिल, सूत मिल, रोजगार के लिए ये सब चालू कराने की चीजें हैं। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य हैं जो आज रुके हुए हैं। 10 साल से बिल्कुल विकास का अकाल छाया हुआ है, तो वो विकास के अकाल को वो करने के लिए, दूर करने के लिए जो है विकास की गंगा बहानी है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे लोग आपको चुने, आपके पिता भी दलितों के मुद्दों को बहुत मुखरता से उठाते थे जब वो बाराबंकी से सांसद थे, और कहीं ना कहीं एक यूथ दलित की ज़रूरत है जो यूथ आइकन भी हो, दलित समाज से हो, और ये जो बहुजन मिशन की यूथ की राजनीति है उसको आगे ले जाए। चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़े हैं नगीना से, लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा चुनाव है, जीत भी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि कैडर वोट ना होने के कारण, क्योंकि बीएसपी भी लड़ी, सपा भी लड़ी और आपका ये बीजेपी भी लड़ी, तो सबने दलित उम्मीदवार उतारे और चंद्रशेखर भी लड़े, तो लोगों का कहना है कि अगर वोट बटे होंगे तो चंद्रशेखर की सीट गड़बड़ भी हो सकती है। तो माना यह जाए कि जैसे पीएल पुनिया अगर चुनाव में अपने बेटे को उतारे हैं और तनुज पुनिया अगर चुनाव जीतते हैं तो यूथ दलित की जो एक राजनीति है उसको आप आगे ले जाएंगे, क्योंकि आकाश आनंद के बारे में आपने सुना होगा। आकाश आनंद आए, उत्तराधिकारी बने, बहुत तेज़ी से उन्होंने प्रचार किया और उसके बाद उनके पर कतर दिए गए, उनको सारे पदों से हटा दिए गए। तो दोनों सवाल आपसे मेरा है कि आकाश आनंद को इस तरह से बीच चुनाव में हटाया गया, क्या कारण हो सकता है, और क्या पीएल पुनिया के पुत्र तनुज पुनिया इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति के एक दलित आइकॉन बनेंगे, खासकर यूथ के लिए? जहाँ तक आकाश आनंद जी की बात है तो वो अब उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसमें हम लोग ज़्यादा टिप्पणी करने, अब क्या ही टिप्पणी उसमें करें, कोई बात रही होगी तभी उनको हटाया गया है। बाकी जहाँ तक दलित यूथ आइकॉन का बात है तो वो देखिए, हमें सिर्फ काम करना है। कैसे उसको प्रमोट किया जाए कि वो समर्थ हो जाए और आने वाले दिनों में वो अपने समाज को ऊपर उठाने का काम करे। तो ये हमारा मिशन है कि जितना भी वंचित वर्ग है, और वंचित वर्ग में सबसे ज्यादा आबादी आती है वर्ग है, उसके बारे में। तो हम भी उसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। तो हमारा यही मिशन है कि जितना वंचित वर्ग है उसके सपोर्ट में, उसके साथ, और एनेबलर का हमारा रोल है, उनको एनेबल करें कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, शिक्षित बने, रोजगार पाएं और लोगों का भला करें। ठीक।
तनुज जी, ये बताइए कि व्यापारी वर्ग, खासकर आराधी टीवी के थ्रू आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं व्यापारी वर्ग को, युवाओं को, महिलाओं को और आम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? देखिए, संदेश बिल्कुल सिंपल है कि अगर देश को अडानी और अंबानी के हाथ में बिकने से बचाना है, महंगाई से बचाना है, हमारे युवाओं को बेरोजगारी से बचाना है, किसानों को बदहाली से बचाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए। और इंडिया गठबंधन आपसे जितने वादे कर रहा है, 300 वादे, 25 गारंटियां जो हमने ली हैं, वो पूरी तरह से आपके बीच में रखी हुई हैं, उसको पूरा किया जाएगा। और कभी भी हमने वादा खिलाफी नहीं की है। वादा खिलाफी करना ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना किसी और पार्टी जो हमारे समर्थक दल है उनके फितरत में नहीं है। तो हम लोग अपने वादे पूरे करेंगे, हम लोग अपनी बात खाली नहीं जाने देंगे और आपके बीच में हमेशा रहेंगे। तनुज जी, अब जरा जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं। मुस्लिम यहाँ बड़ी आबादी है, माना जा रहा है वोट सेंट्रलाइज्ड पड़ेगा इंडिया गठबंधन के। एक यहाँ दो बड़ी आबादी है फॉरवर्ड वर्ग की, यहाँ तकरीबन 2 लाख ब्राह्मण है और 1.5 लाख के करीब क्षत्रिय। तो अपर कास्ट के बारे में एक ये भी चर्चा है कि अपर कास्ट बीजेपी से नाराज है, खासकर क्षत्रिय। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अपर कास्ट क्या इंडिया गठबंधन को वोट देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जैसे 3 दलित प्रत्याशी हैं, बसपा, इंडिया गठबंधन और बीजेपी, और वोट दलित को ही देना है, फॉरवर्ड वर्ग को। तो ऐसे में क्या पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया उन सामान्य वर्ग के लोगों के बीच में अपनी जगह बना रहे? क्योंकि वोट, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बाराबंकी में ये है कि वोट तो दलित बिरादरी को ही देना है। तो अगर आपको दे तो कैसे आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स उनका मिल रहा है, क्योंकि वो भी एक बड़े फैक्टर है। मैंने शुरुआत में कह दिया था कि हर वर्ग का वोट हमें मिल रहा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे क्षत्रिय समाज से हो, और चाहे वो कायस्थ समाज से हो, सारे वर्गों का वोट हमें मिल रहा है। सारे लोग आज प्रभावित हैं इस बात से कि इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं, उन नेताओं ने जो वादे किए हैं, जिस तरह से अपना पक्ष रखा है, और हम लोगों ने अपनी व्यक्तिगत भी मेहनत जो की है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। लगातार जो है 2007 से, चाहे मेरे पिताजी हों, चाहे मैं हूं, हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। हर किसी के पास आना जाना रहा है, हर किसी के सुख दुख में शामिल हुए हैं। तो लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं और हर वक्त का वोट बैंक में से इन्वारी कर रहे हैं आप, सामान्य वर्ग के वोट बैंक कम से कम 60-70% तो हम लोग उनसे छीन ही लेंगे। हाँ, राजपूतों में नाराजगी है, ये जो बीजेपी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका असर दिखता है ग्राउंड को? देखिए, नाराजगी हर वर्ग में है, ये समझने की क्या जरूरत है कि नाराज हर वर्ग है। अगर उसे दिख रहा है कि हाँ कोई लड़ता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो आज तैयार है तनुज पुनिया भी तैयार है बाराबंकी में अपनी जीत सुनिश्चित करने? जी बिल्कुल तैयार है, जीत होगी। क्या आंकड़ा हो सकता है, पिताजी वाला आंकड़ा दोहराएंगे या उससे भी अच्छा? नहीं, उससे और बेटर रहेगा, क्योंकि पहले एक ही दल था जो लड़ रहा था, अब 2 दल साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो आंकड़ा उससे बेहतर है। तो यानी कि दोहरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया। पीएल पुनिया, जैसा मैंने इंट्रो में बताया था, शुरुआत में बताया था कि बाराबंकी की सियासत हो या देश की सियासत हो, एक बड़े चेहरे हैं। तो पिता का आशीर्वाद और पिता के द्वारा किए गए जो काम हैं, उनके दम पर तनुज पुनिया चुनावी मैदान में है और बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत सारे सवालों का इन्होंने जवाब भी दिया। बाराबंकी की जनता क्या कुछ तय करेगी, ये तो 4 जून को नतीजे समझ में आएंगे, लेकिन फिलहाल 20 मई को मतदान है, 5वें चरण में मतदान है। और तनुज पुनिया के साथ ही बाराबंकी की जो सीट है, उस पर कांग्रेस आला कमान हो, इंडिया गठबंधन के सहयोगी हो, सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि लखनऊ से सटी हुई सीट है बाराबंकी की सीट। और यहाँ पर जैसा चुनावी माहौल रहेगा वोटिंग के दिन तक, वो अन्य सीटों को भी प्रभावित करेगा। तो सहयोगी संजय पांडे के साथ मैं अभिषेक शर्मा, आराधी टीवी से इस वक्त बाराबंकी से आपके साथ जुड़ा और तमाम चर्चाएं की तनुज पुनिया से। तो मिलते हैं किसी अन्य शख्स के साथ, ऐसी ही एक बेहतरीन शख्सियत के साथ चुनावी चर्चा करते हुए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।